हेलो गाइस, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम हमारे इस एपिसोड में एपिसोड नंबर 2 इसमें हम बात करेंगे टाटा सन्स को एयर इंडिया की सेल। टाटा सन्स के पास में ये टाटा ग्रुप के पास में ये एयरलाइंस पहले भी रहा है। एयर इंडिया अभी उनको वापस मिला है और करीब 68 इयर्स के बाद में ये अभी उनके पास में फिर से ऑपरेट करने के लिए मौका आया है। 1932 में ये एयरलाइंस बना था, टाटा JRD टाटा ने बनाया था और अभी ये नेशनलाइज हुआ। उसके बाद में फिर वापस इसका सेल टाटा सन्स को मिला, ये ऑनरशिप वापस इनके पास में आई। इसका एक इतिहास है। इस हिस्ट्री को अगर देखेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे पास में कई हमारे व्यूअर्स का मैसेज भी आया, टेलीफोन भी आया कि ये विषय क्यों चुना गया। और इस विषय को चुनने का मैं कारण आप सब लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात कि एफिशिएंसी पर हम थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी एफिशिएंसी कहीं पर भी अच्छी नहीं होगी तो ये एयर इंडिया वाला ही हाल होने वाला है। एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कहीं पर भी हो, सर्विस में हो, प्राइवेट लाइफ में हो। एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। हमारे को एफिशिएंट तरीके से, अपने बेस्ट तरीके से काम करना होगा। और एयर इंडिया जो शुरू में जिस तरीके से काम कर रहा था, धीरे धीरे उसके ऊपर बुरा असर पड़ता गया और नेशनलाइज होने के बाद में एक समय ऐसा आया कि इसको वापस प्राइवेट करना पड़ा। इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझेंगे तो हमें मैटर आसानी से समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि JRD टाटा जो थे वो फ्लाइंग में बड़ा विश्वास रखते थे और उनको बड़ा शौक़ था। उन्होंने फ्रांस में जाकर के इसकी ट्रेनिंग ली और 1929 में वो एक पायलट की ट्रेनिंग के लिए फ्रांस गए। उन्होंने सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी करी और इंडिया में आकर के उन्होंने ये एयरलाइंस 1932 में बनाया। शुरू में टाटा एविएशन सर्विसेज के नाम से 1932 में ये जो कंपनी बनी, इसमें करीब 2 लाख रुपए का खर्चा आया था और उसके बाद में टाटा एयर मेल के नाम से इसको जानने लगे। इसको टाटा एयर मेल के नाम से इसलिए भी जानने लगे कि इसका शुरू में जो काम था, ये हमारी जो मेल ले जाने का काम था, बॉम्बे टू कराची मेल लेकर के ये एयरलाइन जाता था और टाटा एयर मेल के नाम से जाना जाता था। अभी हम इसके शुरू के पीरियड से लेकर के इसकी थोड़ा सा 5-7 पॉइंट्स पर क्या क्या चेंजेज आए, उसको अगर समझेंगे तो हमारे को पता लगेगा कि किस तरीके से एफिशिएंसी कमज़ोर पड़ती गई। शुरू में एफिशिएंसी कैसी थी ये भी हम चर्चा करते हैं। जब JRD टाटा शुरू में इसके मालिक थे तो वो इसकी सर्विसेज को खुद चेक करते थे। 1940 में ये कमर्शलाइज हुआ, मतलब कि पैसेंजर्स को लाने ले जाने का काम चालू हुआ और 1946 में इसका नाम एयर इंडिया बना। JRD टाटा खुद पूरी इसकी सर्विसेज की क्वालिटी ऑफ द सर्विस का ख्याल करते थे। और अभी एक बार की बात तो ये है कि उन्होंने एक बार देखा कि प्लेन में साफ़ सफाई अच्छा नहीं है, तो एयर होस्टेस वगैरह से बात करने के बाद में उनको इतना तक लगा कि वो टॉयलेट की सफाई खुद करने लगे। उन्होंने अपनी स्लीव्स चढ़ा करके और अपना इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं मानी और बाद में हालांकि एयर होस्टेस भी साथ में लगे होंगे। अभी वो टाइम था जब एफिशिएंसी की बात आती थी।
क्वालिटी ऑफ द सर्विस बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे हमारी क्वालिटी की सर्विस गिरती जाएगी, हमारा संस्था ख़त्म होती जाएगी। ये इसी की हिस्ट्री में पता लगता है। 1946 में एयर इंडिया बना, उसके बाद में इसमें एक बड़ा चेंज आया कि करते करते 1953 में ये नेशनलाइज कर दिया गया और JRD टाटा के विरोध करने के बावजूद इसको नेशनलाइज किया गया और जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में इसको नेशनलाइज किया। तो 100% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास में आ गया। टाटाज को इसके एवज में 2.8 करोड़ रकम मिली। 2.8 करोड़ में ये जो टाटा एयरलाइंस था वो सरकारी प्रतंत्र में आ गया और 1953 से इसका नेशनलाइजेशन हो गया। अभी अगर देखेंगे तो अभी तक का इतिहास कैसा रहा। 1932 में ये एयरलाइंस चालू हुआ और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि ये शुरू से प्रॉफिट में था। 1933 में पहला साल जो था इसकी बैलेंस शीट का, इसका वो प्रॉफिट में परफॉर्मेंस रहा। 1933 में इसका प्रॉफिट 60,000 रुपये था। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में ये कंपनी प्रॉफिट में थी और लगातार प्रॉफिट में रही। 1953 में नेशनलाइज होने के बाद में एक दो चेंजेस और बड़े आए। सबसे बड़ी बात क्या, 1953 से अभी देखेंगे अगर 68 ईयर्स की जो मैं बात कर रहा था, 2021 में वापस ये टाटा सन्स को कंपनी मिली है। 68 ईयर्स की जर्नी में क्या क्या हुआ, इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 1978 में एक बहुत बड़ा चेंज आया। क्या JRD टाटा जो इसके चीफ थे उनको हटा दिया गया। हुआ ऐसा कि एक बार एक फर्स्ट बोइंग 747 उसमें क्रैश हुआ और उसकी पूरी जिम्मेवारी कंपनी के चेयरमैन JRD टाटा पर डाली गई और इस तरीके से उनको इस चीफ पोस्ट से हटा दिया गया। 1978 में JRD टाटा इसके चीफ नहीं रहे उसके बाद में। और फिर 1990 में एक फिर चेंज आया कि 1990 में हमारी इकोनॉमी को ग्लोबली ओपन कर दिया गया, प्राइवेट कंपनियां एंटर करने लगी और प्राइवेट एयरलाइंस के आने के बाद में, फॉरेन एयरलाइंस के आने के बाद में ये हमारा एयर इंडिया कंपटीशन को सहन नहीं कर पाया। धीरे धीरे क्वालिटी गिरती गई, कंपटीशन बढ़ता गया, एफिशिएंसी कम होती गई। मेरा इस आर्टिकल के थ्रू सबसे बड़ा जोर इस बात पर है कि एफिशिएंसी की वैल्यू है। एफिशिएंसी जैसे जैसे कम होती गई, अभी 1990 में कंपटीशन इतना आ गया कि हमारे को इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और अल्टीमेटली क्या किया गया कि सन 2007 में एयर इंडिया को और इंडियन एयरलाइंस को दोनों को मिलाकर के एक कर दिया गया। जब एयर इंडिया को और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज कर दिया गया तो आप देखेंगे सन 2007 में दोनों के मर्जर के बाद कभी भी एयर इंडिया प्रॉफिट में नहीं आया। लगातार लॉस बढ़ते गए और ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 2007 के बाद इनको मर्ज करने के बाद करीब करीब 1,10,000 करोड़ का इसमें घाटा आ चुका है, जो कि कंपनी का भरपाई करने के लिए सरकार को अपने टोटल टैक्स कलेक्शन में से ही भरना पड़ता है। हर साल अगर हम देखेंगे कि जैसे अभी एक एस्टीमेट था कि टैक्स पेयर्स का पैसा 20 करोड़ रुपए पर डे इसके लॉसेज को कवर करने में जाता है। 20 करोड़ रुपए पर डे मतलब करीब कि 2 साल में ये जो हमारा लास्ट अभी पेंडेमिक के कारण परफॉर्मेंस कमज़ोर रहा तो इसमें 20,000 करोड़ का डेट बढ़ गया, क्योंकि जो घाटा होगा उसको कहीं से तो पूरा करेंगे तो वो डेट बढ़ जाएगा। और इससे क्या हो गया कि सरकार का जो पैसा डेवलपमेंट के लिए काम आना चाहिए वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा कर के और इन लॉसेज को पूरा करने में लगता गया। अल्टीमेटली सरकार ने इन
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को थोड़ा थोड़ा बेचने का मन बढ़ाया। अभी कहानी कहाँ से शुरू होती है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं वो बहुत प्रॉफिटेबल नज़र नहीं आ रहे थे और इसी की चेन में काफ़ी कुछ प्राइवेटाइजेशन चालू होने लगा। आप देखेंगे कि चाहे वो बैंक्स हों, टेलीकॉम सेक्टर हो। अभी बैंकों में क्या है, जैसे जैसे प्राइवेट बैंक आते गए एफिशिएंसी बढ़ती गई। अदरवाइज पब्लिक सेक्टर बैंकों में जो एनपीए बढ़ता जा रहा है वो एनपीए प्राइवेट बैंकों में तो नहीं है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल का नाम ही ख़त्म होता जा रहा है। जब से एयरटेल या वोडाफोन वगैरह आए हैं, जियो आया है, तो उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और इस एफिशिएंसी के कारण ही बैंक्स, देन टेलीकॉम सेक्टर, देन एयरलाइंस, ये सब प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। क्योंकि एफिशिएंसी नहीं है तो प्रॉफिट आने का सवाल ही नहीं है। हमारी एफिशिएंसी और मैनेजमेंट सबसे अच्छा होगा, तभी जाकर के हम कंपटीशन को फेस कर पाएंगे और कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा पाएंगे। अभी आप देखेंगे कि एयरलाइंस, अभी ये जो एयर इंडिया का हम इसको प्राइवेट कर रहे हैं, इसके बराबर में एयरपोर्ट्स का भी प्राइवेट होने वाला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनको भी प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाएगा, ऐसा बात चल रही है। अभी आप देखें कि अभी करीब 25 एयरपोर्ट्स प्राइवेट सेक्टर में दे दिए जाएंगे। 6 पहले से दे दिए गए हैं अडानी जी को और उसके बाद में अभी और प्रोसेस जारी है। 13 एयरपोर्ट्स इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक प्राइवेट हो जाएंगे। कुल 25 एयरपोर्ट्स प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे। ये थोड़ा सा एक स्टोरी है और हिस्ट्री कहूँ मैं कि किस तरीके से एफिशिएंसी कमज़ोर होने के कारण अलग अलग डिपार्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। ये तो हमने 2-4 की बात करी अभी, चाहे वो बैंक्स हों, टेलीकॉम हो, एयर इंडिया हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयरपोर्ट्स हों, या फिर आपके पोस्टल डिपार्टमेंट है। पोस्टल में भी अभी क्या है, कोरियर का कंपटीशन आने के बाद में कोरियर की सर्विस बेटर है और उसी तरीके से फिर पोस्टल डिपार्टमेंट को भी बदलना पड़ता है। लेकिन सर्विस की एफिशिएंसी काउंट करती है। जहाँ पर एफिशिएंसी है, एंड दिस इज वी कैन से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब अगर हम अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज करेंगे, सर्विस में एफिशिएंसी रखेंगे, मैनेजमेंट इफेक्टिव रखेंगे, तभी जाकर के हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, नहीं तो फिर नाम खत्म हो जाता है। अभी इस हमारे एयर इंडिया की सेल का नेशनलाइजेशन से प्राइवेट हाथों में जाना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन ये कहें कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये गवर्नमेंट का फेलियर है, एफिशिएंटली चला नहीं पाए, मैनेजमेंट ढंग से कर नहीं पाए। और इसके अभी जहाँ तक प्रयास का सवाल है, हम अभी बात करें, इसका प्रयास 2018 में भी किया गया मोनेटाइज करने का। मोनेटाइज करने के लिए 2018 से प्रयास चल रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये प्रयास किया था कि ये इसको प्राइवेट कर दिया जाए। टोटल इसका बिड प्राइस 12,906 करोड़ था। 12,906 करोड़ के अगेंस्ट में इसका टाटा सन्स का जो बिड था वो 18,000 करोड़ था और 18,000 करोड़ में इनको ये 100% स्टेक सेल कर दिया गया। अभी ये प्रोसेस 4 महीने के अंदर मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। पूरे असेट्स उनको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन हो चुका है, ये आप लोगों को मालूम होगा। और किस तरीके से वो 18,000 करोड़ जो टाटा सन्स पे करेंगे उसका भी आइडिया हम लेंगे। असेट्स में क्या क्या इनको मिलेगा वो बात करेंगे। टोटल कंबाइंड डेट जो है वो टाटा सन्स सहन नहीं करेगा, उसके 2 भाग होंगे। टोटल अभी जो कंबाइंड डेट है वो 61,000 है। एग्जैक्टली फिगर की बात करें तो 61,562, 61,562 करोड़ का डेट है कंबाइंड डेट एयर इंडिया पर। उसमें से ये जो 18,000 करोड़ मिलेगा उसका 15% मतलब 2,700 करोड़ गवर्नमेंट को जाएगा और 15,300 करोड़ डेट की सर्विसिंग में जाएगा। बचा हुआ डेट 46,262 करोड़ 46,262 करोड़ के लिए अलग से एक एसपीवी बना दिया गया है, AIAHL
एयर इंडिया का जो होल्डिंग कंपनी है वो इसके असेट्स को और इस डेट को क्लियर करेंगे। किस तरीके से असेट्स ट्रांसफ़र होंगे वो भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की जो बात थी कि 2 साल में डेट 20,000 करोड़ बढ़ गया, पेंडिंग के कारण समझो या पूरे परफॉर्मेंस के कारण समझो, और 10,000 करोड़ का डेट अगर हर साल बढ़ रहा है तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात थी। और ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। बैंकों की कैपिटलाइजेशन की बात करें, अभी बैंकों में कैपिटलाइजेशन करते करते बहुत कुछ डेवलपमेंट वाला पैसा घाटे की यूनिट्स में चला जाता है। इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। बैंकों का भी अभी जैसे प्राइवेट बैंक्स तो आ ही गए और बैंक्स कम कर दिए गए। शुरू जैसे पहले 28 बैंक्स थे, कुल 20 नेशनलाइज बैंक्स और 8 स्टेट बैंक ग्रुप के बैंक्स, उनको कम करके अभी 12 कर दिया गया। और 12 में भी अभी एफिशिएंसी अगर नहीं होगी तो गवर्नमेंट कब तक कैपिटल देगी? कैपिटल दे करके इनको इनएफिशिएंसी को बढ़ा करके सरकार चल नहीं पाती है। और इसी के मद्देनज़र अभी इनको मजबूरी में या तो सर्वाइव करना है तो एफिशिएंट होना पड़ेगा, और नहीं तो फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। अभी हम एफिशिएंसी की बात का अगर थोड़ा सा भी ख्याल करें, आज के इस युग में बहुत ज़रूरी है एफिशिएंट होना। एफिशिएंसी और मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो एफिशिएंसी नहीं आ सकती है, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इस एयर इंडिया के सफल करने के लिए टाटा सन्स को भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतने कमज़ोर पोजीशन में एयर इंडिया को लेकर के क्या वो सफल होंगे। रतन टाटा का ये कहना है कि हमें कॉन्फिडेंस है। जिस तरीके से JRD टाटा ने अपने शौक़ से इस कंपनी को बनाया था और 68 ईयर्स के बाद में ये कंपनी वापस टाटा सन्स को मिली है, हम उम्मीद करते हैं कि वो उसको सफलतापूर्वक आगे लेकर के जाएंगी। हमारे पब्लिक को बेटर सर्विसेज मिलेंगी, एफिशिएंसी आएगी, और गवर्नमेंट का भी जो डेट बढ़ता जा रहा था वो रुकेगा। जो पैसा टैक्स पेयर्स का आता है वो डेवलपमेंट के लिए काम आ पाएगा। तो हम इसका एक और भाग करेंगे एयर इंडिया की सेल का, जिसमें हम असेट्स के ट्रांसफ़र होने के बारे में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। ये एयर इंडिया की सेल मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया है उसका विशेष कारण यही था। मेरा ये मानना है कि एफिशिएंसी ज़रूरी है। एफिशिएंसी की कमी का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि एफिशिएंसी कमज़ोर थी, मैनेजमेंट कमज़ोर था, इसलिए ये एयर इंडिया दोबारा वापस प्राइवेट हाथों में गया है। और अगला विषय हम फिर लेंगे। आज बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।